हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 27 जुलाई को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है अ न्यू पुश इन द बे ऑफ बंगाल। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। इस आर्टिकल के थ्रू बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बीमस्टेक के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। एक मीन्स का क्वेश्चन तैयार करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है फिस्कल फेडरलिज्म। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है related to contentious issue between center and state related to state right of taxation on mining land। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है प्यूबर्टी ब्लॉकर्स। प्यूबर्टी ब्लॉकर ड्रग होते क्या हैं, इसका इस्तेमाल क्यों इतना किया जा रहा है, ये एस्पेक्ट समझेंगे। प्रीलिम्स में ये चीज़ें पूछी जा सकती है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आप मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगी, या फिर आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च भी कर सकते हैं, डायरेक्टली हम आपको मिल जाएंगे, ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है अ न्यू पुश इन द बे ऑफ बंगाल। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 IR मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट आर्टिकल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर उठा के हम देखें लास्ट 10 ईयर्स के, तो आपको बीमस्टेक ना ही मेंस में दिखाई देगा ना ही प्रीलिम्स में। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको नेक्स्ट ईयर 2025 के प्रीलिम्स में बीमस्टेक दिखाई दे। इसी साल के मेंस में भी आपको दिखाई दे सकता है, या फिर नेक्स्ट ईयर मेंस में आने के चांसेस भी बहुत हाई हैं। इस बार मुझे लग रहा है ब्रिक्स के ज़्यादा चांसेस हैं मेंस में आने के, क्योंकि मेंस में जनरली ग्रुपिंग आपको ज़्यादा पूछी जाती है। लास्ट ईयर SCO आ चुका है, उसके पहले ब्रिक्स भी आ चुका है, पर इस बार एक्सपांशन हुआ है तो हो सकता है इस बार आपको ब्रिक्स से क्वेश्चन दिख जाए, G20 से क्वेश्चन दिख जाए। I2U2 के ऊपर आ चुका है, क्वाड के ऊपर आ चुका है। जनरली ग्रुपिंग के ऊपर आपको क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, बायलैटरल रिलेशन के ऊपर इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सो बीमस्टेक के, ब्रिक्स के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बार आपको दिखने के। मेंस में इस साल नहीं दिखा तो नेक्स्ट ईयर तो 100% आपको बीमस्टेक दिखेगा ही दिखेगा। सो प्री और मेंस पर्सपेक्टिव से इस आर्टिकल को हम डिस्कस कर लेंगे। एक मेंस का क्वेश्चन भी तैयार कर लेंगे। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लें क्या होता है बीमस्टेक का। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। कब इस्टेब्लिश हुआ था ये? 1997 में थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। सो ये बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं कि अभी अभी जो है ये इस्टेब्लिश हुआ हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजेस ऑफ 7 साउथ एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। कौन कौन सी 7 कंट्रीज़ हैं ये देख लेते हैं। 5 साउथ एशियन कंट्रीज़ और 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ मिला करके टोटल 7 कंट्रीज़ हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। 5 साउथ एशियन कंट्री कौन सी है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, जिसे हम BBIN बोलते हैं, याद रखने में आसानी होगी, प्लस श्रीलंका। 2 साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कौन सी है? म्यांमार प्लस थाईलैंड। अगर आपसे इस तरह का स्टेटमेंट आए कि जितनी भी बीमस्टेक में कंट्री है सारी की सारी बे ऑफ बंगाल से बॉर्डर बनाती है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा ऑब्वियसली यार। नेपाल बनाती है क्या? नहीं बनाती। भूटान बनाती है क्या? नहीं बनाती। तो पूरी 7 कंट्रीज़ नहीं बनाती है बे ऑफ बंगाल के साथ बॉर्डर, इसको आपको याद रखना है। पर स्टिल भूटान भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और नेपाल भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो ये बेसिक चीज़ें हो जाएगी जो आपको प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। इट इज़ अ सेक्टर ड्रिवन cooperative organization with the focus on sectors such as trade, technology, energy, transport, connectivity and all। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्टर ड्रिवन है, साथ इसमें प्रिंसिपल्स हैं, है ना, जैसे कि सॉवरेनिटी का ध्यान रखना है, इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का ध्यान रखना है। ये सारे एस्पेक्ट इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक, तो ये हमारा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हो जाएगा। मेंस पर्सपेक्टिव से आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? एक क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है, क्रिटिकली एग्जामाइन द पोटेंशियल ऑफ बीमस्टेक ग्रुपिंग फॉर रीजनल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ग्रोथ। सो बेसिकली हमें बीमस्टेक ग्रुपिंग के पोटेंशियल के बारे में बात करनी है और इससे रिलेटेड चैलेंजेस जो हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा जा सकता है। यहाँ पर रिसेंटली जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर शाह जी, उन्होंने कहा था कि बीमस्टेक रिप्रेजेंट द इंटरसेक्शन ऑफ इंडियाज़ नेबरहुड फर्स्ट आउटलुक, द एक्ट ईस्ट पॉलिसी
एंड द सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन विजन। सो ये आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इस पर कमेंट करना है कि बीमस्टेक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट आउटलुक, एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड सागर विजन। ठीक है, सो ये लाइन आप लिखेंगे यार, बहुत अच्छी लाइन है, इसको आप कंक्लूजन में डाल सकते हैं, इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपकी लाइन हो जाएगी। नाउ बीमस्टेक के पोटेंशियल की बात करते हैं। बे ऑफ बंगाल रीजन है, और बे ऑफ बंगाल की अगर हम बात करें तो बे ऑफ बंगाल रीजन वर्ल्ड की 1/4 पॉपुलेशन को होस्ट कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी हाई ग्रोथ इकॉनमी है, जैसे कि इंडिया है, बांग्लादेश है, ये सारी की सारी हाई ग्रोथ इकॉनमी है और काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन है, इंडियन ओशन का पार्ट है। बीमस्टेक के पोटेंशियल में फर्स्ट पॉइंट होगा, इट कैन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड देयरफॉर इट कैन इम्प्रूव ट्रेड टाइज। ठीक है, तो ये जो है एक ब्रिज का काम कर सकता है, ये जो रीजनल ग्रुपिंग है साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में कौन कौन सी कंट्री है, म्यांमार और थाईलैंड। म्यांमार और थाईलैंड दोनों किस रीजनल ग्रुपिंग का पार्ट है, आसियान का। सो आसियान तक पहुंचने के लिए, आसियान की बाकी कंट्री तक पहुंचने के लिए ये बेसिकली एक ब्रिज का काम कर सकता है साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, और इसके थ्रू हमारे जो ट्रेड टाइज हैं वो काफ़ी इंप्रूव हो सकते हैं। कनेक्टिविटी काफ़ी इंप्रूव हो सकती है रीजन में, जैसे कि एक म्यांमार में कालादान प्रोजेक्ट चल रहा है, आईएमटी हाईवे के ऊपर प्रीलिम्स में ऑलरेडी आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंडिया म्यांमार और थाईलैंड हाईवे जो कि अभी जिसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इसका क्वेश्चन 2023 में आपको प्रीलिम्स में पूछा गया था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका है, सो इकोनॉमिक ग्रोथ भी काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है, ट्रेड और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं, है ना, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ इन कंट्रीज़ के बीच में। द अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स, इन सारी कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स भी भरमार है, सबकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और ऑब्वियसली बे ऑफ बंगाल का जो मिनरल रिसोर्सेज होंगी, नेचुरल रिसोर्सेज होगी, वो भी अभी अनटैप्ड है, उसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। मिनरल रिसोर्सेज इन बे ऑफ बंगाल, ब्लू इकोनॉमिक इनिशिएटिव, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, चूँकि इसमें पाकिस्तान नहीं है तो ऑब्वियसली ये जो ग्रुपिंग है रिलेटिवली ज़्यादा अट्रैक्टिव है सार्क के कंपैरिजन में। सार्क को हम देखेंगे तो बहुत 2016 से डिफंक्ट पड़ा हुआ है, कुछ भी मीटिंग नहीं हो रही, कुछ भी सबमिट नहीं हो रहा है। जब से 2016 में उरी वाला जो हमला हुआ था उसके बाद से सार्क कोई काम का नहीं है। सो ये एक सार्क के अल्टरनेटिव की तरह भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो कैन हेल्प्स टू अचीव इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, लाइक इट हेल्प्स टू काउंटर चाइना प्रेजेंस इन बे ऑफ बंगाल रीजन। चाइना की जो प्रेजेंस है बे ऑफ बंगाल में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है अपने BRI प्रोजेक्ट के थ्रू, जैसे कि म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ ऑलरेडी BRI में कॉपरेशन चल रहा है, श्रीलंका के साथ चल रहा है। सो इंडिया जो है इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकता है चाइना को काउंटर करने के लिए, उसकी जो इन्फ्लुएंस है उसको कम करने के लिए। इट ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव द प्रेजेंस ऑफ इंडिया एंड अदर रीजनल पावर इन इंडियन ओशन, ये भी स्ट्रेटेजिक इसका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन में इंडिया और बाकी रीजनल पावर की भी प्रेजेंस ज़्यादा बढ़ेगी अगेंस्ट द असर्टिव नेचर ऑफ चाइना। सो ये हमारा इसका कुछ पोटेंशियल हो जाएगा। नाउ चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। बीमस्टेक से बहुत सारे चैलेंजेस भी जुड़े हैं। इतना पुराना ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप प्रोग्रेस की बात करें तो पिछले 20 सालों में बीमस्टेक ने बहुत कम अचीव किया है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी प्रॉपर नहीं हो रहा है। 2004 में FTA साइन हुआ था, लेकिन अभी तक के ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है। अगर आप ट्रेड की बात करें तो टोटल ट्रेड कंट्रीज़ के बीच में 5 से 6% ट्रेड है बस। सो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ही नहीं हो पा रहा है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फाउंडेशनल ऑब्जेक्टिव था बीमस्टेक का। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट क्या है, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है, बहुत स्लोली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। IMT हो गया, कालाधन हो गया, इनके इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी समय लग रहा है। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट भी जो है साइन किया गया है इंडिया के द्वारा बाकी कंट्री से, लेकिन स्टिल जो है अभी उसमें प्रोग्रेस भी बहुत स्लो देखने को मिल रही है। जो कंट्री हैं, जो बाकी कंट्री है इंडिया के अलावा, वो इंडिया को एज अ डोमिनेटिंग पावर देख रही है, तो एक कहीं ना कहीं रिसेंटमेंट है अगेंस्ट इंडिया डोमिनेंस, और उसी के कारण हमें हेजिटेशन देखने को मिल रहा है। चाहे FTA के ऑपरेशनलाइजेशन में देख लिया जाए या कनेक्टिविटी
के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में देख लिया जाए। इसके अलावा फ्रेजाइल नेचर ऑफ कंट्री पॉलिटिकली, फॉर एग्जांपल कूप इन म्यांमार, इस ग्रुपिंग में भी जो कंट्रीज़ हैं उनमें पॉलिटिकली इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। चाहे आप श्रीलंका देख लीजिए, म्यांमार देख लीजिए, अभी नेपाल को देख लीजिए, जब देखो तब उनका प्राइम मिनिस्टर ही बदलते रहता है। सो ये एक ग्रुपिंग के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो प्रॉपर नहीं देखने को मिल रही है। सो ये हमारे कुछ चैलेंजेस हो जाएंगे। नाउ अब आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आर्टिकल बेसिकली इसलिए आया था क्योंकि रिसेंटली बीमस्टेक कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी और सितंबर में सिक्स्थ समिट मीटिंग होने वाली है। इसका मतलब अभी तक सिर्फ 5 ही समिट हुए हैं बीमस्टेक के, ये 6वां समिट है। कोविड के बाद से ये पहला समिट होने वाला है जो सितंबर में होने वाला है। और बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर्स जो आए थे, है ना, सारे कंट्रीज़ के, उन्होंने अपने जो एजेंडा हैं, जो अपने प्रपोजल हैं, उसको इस मीटिंग में रखा है और यही एजेंडाज आपके जो समिट होंगे सितंबर में उसमें डिस्कस किए जाएंगे। यहाँ पर कुछ एजेंडा मैं डिस्कस कर देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि किन किन फील्ड में कंट्रीज़ जो है कोऑपरेट कर रही है। जैसे कि श्रीलंका ने कहा है कि हमें एक मिनरल रिसोर्स के मैप की ज़रूरत है। बे ऑफ बंगाल में जो भी मिनरल रिसोर्स है उसकी मैपिंग हो जाएगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, प्रोडक्शन करना आसान हो जाएगा, इन मिनरल का एक्सट्रैक्शन करना आसान हो जाएगा। बांग्लादेश ने कहा है कि भाई हमें कोऑपरेशन की ज़रूरत है ब्लू इकॉनमी में, और मेंबर्स को कहा है कि आप लोग जो फ़िशिंग है उसको बैन करिए। जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हो गया है और जो ब्रीडिंग सीज़न है उस वक्त आप लोग फ़िशिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अदरवाइज़ जो बे ऑफ बंगाल एरिया है वहाँ पर एक्सटिंक्शन हो जाएगा फिशेस का। नेक्स्ट है भूटान ने कहा है कि भाई कोलैबोरेट करेंगे टूरिज़्म और कल्चरल एक्सचेंजेस में। नेपाल ने हाईलाइट किया है होल ऑफ द रीजन अप्रोच को भी। थाईलैंड ने कहा है कि हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी डोमेन में कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। म्यांमार बोल रहा है कि ऑनलाइन स्कैमिंग में कॉम्बैट करने के लिए कोऑपरेशन की ज़रूरत है। सो ये जो है आपके कुछ एजेंडास हो जाएंगे जो आने वाला समिट है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी कि क्या क्या सेक्टर हैं जहाँ पर ये सारी कंट्रीज़ कोऑपरेट कर रही है। चीज़ें क्लियर है क्या? ये बेसिकली पूरा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फिस्कल फेडरलिज्म। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्री के पर्सपेक्टिव से MMDR एक्ट 1957 के बारे में आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा शेड्यूल 7 के बारे में भी बात करेंगे। शेड्यूल 7 के अंदर आप जानते हैं कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, उसमें हम चर्चा करेंगे कि जो मिनरल लैंड्स हैं उसके ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार किसको होता है, केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को। सो मेन इशू यही है जो कि सुप्रीम कोर्ट में था। 1989 में फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एडिशनल टैक्स नहीं लगा सकती है। उन्होंने कहा था कि सिर्फ जो स्टेट होगी वो रॉयल्टी कलेक्ट कर सकती है, एडिशनल टैक्स नहीं लगाएंगे। केंद्र सरकार ने MMDR के अंदर 1956 एक्ट के अंदर ये क्लियर कट कहा है कि एडिशनल टैक्स नहीं लगा सकते हैं कौन, स्टेट गवर्नमेंट, और इसी को अपहेल्ड किया था 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें उन्होंने रॉयल्टी को टैक्स माना था। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से जब ये इशू आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, रॉयल्टी और टैक्स दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, और दोनों अलग चीज़ें तो हम इसको सेम तो मान ही नहीं सकते। उसके बाद 9 जज की बेंच बैठी थी और उसने रिसेंटली 8-1 की मेजॉरिटी से क्लियर कट ये कहा है कि जो मिनरल बियरिंग लैंड है उस पे स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स लगाने का अधिकार है अदर देन रॉयल्टी। अब ये रॉयल्टी और टैक्स होता क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट डिस्टिंक्शन बताया है। रॉयल्टी का मतलब क्या है? रॉयल्टी का मतलब ये होता है कि ये एक एग्रीमेंट होता है 2 पार्टीज़ के बीच में। यहाँ पर स्टेट और जो बेनिफिशियरी होगी, लेट्स से कोई प्राइवेट पार्टी है, अदानी अंबानी है, सो इन दोनों के बीच में
क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है जिसमें स्टेट ने कहा है कि ठीक है, हम आपको ये लैंड दे रहे हैं, आप इस लैंड पे माइनिंग कर सकते हैं अगले 7 साल, लेकिन आपको ये बेनिफिट देने के लिए, है ना, हमने आपको चूँकि लैंड दी है तो आपको हमें कुछ पैसा देना होगा। सो ये एग्रीमेंट के अगेंस्ट में जो पैसा दिया जाता है, जो बेनिफिट दिए जाते हैं स्टेट को, उसे हम रॉयल्टी बोलते हैं। लेकिन टैक्सेशन अलग चीज़ होती है यार, है ना। टैक्स तो सबके ऊपर लगता है, चाहे आपको स्पेशल बेनिफिट मिल रहे हो या नहीं मिल रहे हो। टैक्स में कोई साइन क्यू नन नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप जब भी कुछ किसी से दे रहे हैं तो आप कुछ रिटर्न में लेंगे, तब उसे हम साइन क्यू नन ट्रांजेक्शंस बोलते हैं, है ना। अगर आपने किसी को कुछ फेवर किया है तो आप रिटर्न में कुछ बेनिफिट ले रहे हैं, तब वो ये ट्रांजेक्शन टैक्स साइन क्यू नन ट्रांजेक्शन में नहीं आता है। ये एक स्टैट्यूटरी पावर है और ये स्टेट के ऊपर कन्फर की जाती है विदाउट रेफरेंस टू एनी स्पेशल बेनिफिट कन्फर्ड ऑन द प्राइवेट पार्टीज़। चीज़ें क्लियर है। इसका मतलब ये स्टेट का अधिकार है, ये उनका राइट है, उनके पास ये स्टैट्यूटरी पावर है, वो इसके बदले में बेनिफिट दें या ना दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। जो बहुत सारे मिडिल क्लास लोग हैं वो हमेशा ये बात बोला करते हैं कि हमसे सिर्फ टैक्स ले रहे हो, हमें दे क्या रहे हो, हमें कुछ बेनिफिट रिटर्न में दे नहीं रहे हो। तो टैक्स का मतलब ये होता है। वहीं रॉयल्टी का मतलब ये है कि अगर आप कुछ ले रहे हैं तो आपको कुछ फेवर देना पड़ेगा, और ये एग्रीमेंट के अगेंस्ट में होती है। ये क्लियर कट डिस्टिंक्शन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल। सो सुप्रीम कोर्ट ने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ कहा है कि स्टेट कैन tax mineral rights and mineral bearing land is a truly landmark ruling as it protect their legislative domain from interference by the parliament। ठीक, तो 8-1 की मेजोरिटी से कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि स्टेट के पास मिनरल राइट्स को टैक्स करने का और मिनरल बियरिंग लैंड्स को टैक्स करने का पूरा अधिकार है। फॉर डिकेड इट वॉज बिलीव दैट द स्टेट वर denuded of their power to impose any tax on mineral resources extracted from their land because of the prevalence of the central law, the Mines and Mineral Development and Regulation Act 1957। अभी तक के MMDR के कारण से जो स्टेट हैं उनको ये जो राइट था टैक्स लगाने का, वो राइट अभी तक के ले लिया गया था, और ये कई दशकों से ये राइट अधिकार लिया गया हुआ है। इवन दो द राइट टू टैक्स मिनरल राइट इज कन्फर्ड ऑन द स्टेट थ्रू एंट्री 50 इन द स्टेट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल। कॉन्स्टिट्यूशनली भी अगर हम देखें तो शेड्यूल 7 स्टेट लिस्ट एंट्री 50 के अंदर क्लियर कट कहा है कि स्टेट्स के पास ही राइट है टू टैक्स मिनरल राइट्स, लेकिन उसमें एक और लाइन जोड़ी गई है, इट वाज मेड सब्जेक्ट टू एनी लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ रिलेटिंग टू मिनरल डेवलपमेंट। इसमें ये लिखा गया है कि जो टैक्स लगाने का अधिकार है उसमें लिमिटेशन लगाया जा सकता है, अगर पार्लियामेंट चाहे तो कोई भी लॉ बना के ये लिमिटेशन लगा सकती है, और MMDR एक्ट के थ्रू ये लिमिटेशन केंद्र सरकार के द्वारा लगाई गई है कि स्टेट गवर्नमेंट एडिशनल टैक्स नहीं लगा सकती, सिर्फ उन्हें रॉयल्टी मिल सकती है। लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने मेजॉरिटी की तरफ से जजमेंट लिखा है और उन्होंने एग्जामाइन किया कि भाई एक्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जो इस तरह का लिमिटेशन लगा रहा है। केंद्र सरकार से जब जवाब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई रॉयल्टी और टैक्स दोनों एक ही चीज़ है, इन्हें रॉयल्टी मिल रही है, एडिशनल टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि मैंने आपको भी बताया सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट डिस्टिंक्शन किया है कि रॉयल्टी और टैक्सेशन अलग अलग चीज़ें हैं। सो जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको क्लियर कट अधिकार है कि वो इन लैंड्स पर टैक्स ले सकते हैं, माइनिंग ऑपरेशन पे टैक्स लगा सकते हैं। सो एक तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास जनरल राइट्स है कि वो कोई भी लैंड पर टैक्स लगा सकते हैं, और अगर वो मिनरल बियरिंग लैंड है तो वो उस पर भी टैक्स लगा सकते हैं। सो एंट्री 49 के अंदर कोई भी आपकी जो लैंड है उस पर आपको टैक्स लगाने का अधिकार है, तो वो चाहे मिनरल बियरिंग लैंड हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स एडिशनल टैक्स लगा सकती है, रॉयल्टी के ऊपर टैक्स ले सकती है। ऐसा जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। ये जो जजमेंट है 8-1 मेजॉरिटी से आया है, लेकिन इसमें एक ऐसे जज हैं जिन्होंने माइनर व्यू दिया है और डिसेंट किया है मेजॉरिटी से। डिसेंट करके उनका जो जजमेंट है उन्होंने लिखा है, उसको देख लेते हैं। कौन से जस्टिस हैं? BV रंगनाथन। इन्होंने जस्टिस BV रंगनाथन ने डिसेंट व्यू यहाँ पर दिया है, प्रेजेंट किया है। उन्होंने कहा है कि भाई मैं रॉयल्टी
और टैक्स के डिस्टिंक्शन को एक्सेप्ट करता हूँ, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट की टैक्सेशन पावर को लिमिट कर सकती है। अगर लिमिट नहीं करेगी तो बहुत अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है एडिशनल रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए कंपटीशन कर सकती है, और ये कंपटीशन बहुत अनहेल्दी होगा, है ना। एडिशनल रेवेन्यू के लिए इन लोग एक्स्ट्रा टैक्सेशन लगाएंगे तो ओवरऑल जो मिनरल के प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, प्रोड्यूसर का नुकसान होगा, कंज्यूमर का नुकसान होगा। अल्टीमेटली आपके मिनरल से जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, वो बहुत कॉस्टली हो जाएंगे, कंज्यूमर को बहुत नुकसान मिलेगा, उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। दूसरा प्रॉब्लम क्या आएगा? दूसरा प्रॉब्लम ये यार कि आर्बिट्रेज का प्रॉब्लम होगा। RBTRAEGE, ये आर्बिट्रेज क्या होता है इसे समझते हैं। जनरली इकोनॉमिक्स में आर्बिट्रेज को हम एक्सचेंज रेट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन ये यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। लेट्स से कि बिहार और झारखंड की बात कर लेता हूँ मैं, तो बिहार और वेस्ट बंगाल की, ठीक है। वेस्ट बंगाल में टैक्सेशन एडिशनल टैक्स 20% लगा दिया लेट्स से, और झारखंड में 10%, और 100 रुपये का आपका कोल है, और 1 किलो मान लो कोल 100 रुपये का मिल रहा है, 20% टैक्स के बाद 120, यहाँ पर 110। अब झारखंड में 110 का मिल रहा है, ठीक। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 10 रुपये का। मैं क्या करूँगा, मैं करोड़ों ऑफ रुपीज़ का झारखंड से कोल उठाऊँगा, ना कोई एडिशनल प्रोसेसिंग करूँगा, ना कुछ कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल करूँ, नथिंग। मैं उठा करके वेस्ट बंगाल की बॉर्डर क्रॉस करूँगा और इसी कोल को 120 रुपये में बेच दूँगा, तो मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेट्स से कि 2 रुपये मेरी ट्रांसपोर्टेशन पर केजी कॉस्ट पड़ रही है, तो मेरे को 8 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। ये 8 रुपये का प्रॉफिट सिर्फ मुझे इस बात से मिल रहा है कि मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट क्रॉस बॉर्डर कर रहा हूँ। अब ये 8 रुपये का प्रॉफिट 1 किलो में, अगर मैं लाख केजी 1 लाख केजी अगर ख़रीदता हूँ तो मेरे को कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 8 लाख का। अगर मैं 80 जो है लाख केजी खरीदता हूँ तो मुझे 80 लाख रुपए का प्रॉफिट। समझ में आ रहा है आपको? इस तरीके से आप अपना प्रॉफिट सिर्फ इस बात से बढ़ा सकते हैं कि आपने एक स्टेट से खरीदा और दूसरे, इसी को हम आर्बिट्रेज बोलते हैं। चीज़ें क्लियर है क्या? सो ये आर्बिट्रेज के कारण जो लोग हैं, जो मिडिल मैन है, वो बेनिफिट कमा सकते हैं, और ये अननेसेसरली क्या होगा, ये जो इंडिया के रिसोर्सेज हैं उसी का नुकसान होगा, और जो मिडिल मैन है वो एक्स्ट्रा पैसा यहाँ से बना पाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हमें ये अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंस है, इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार जो रॉयल्टी लगा रही है वही सफिशिएंट है। एक्स्ट्रा टैक्स, एडिशनल टैक्स लगाने का जो राइट है वो स्टेट गवर्नमेंट से लेना ही ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा। लेकिन जो मेजॉरिटी जजमेंट है उनका ये कहना है कि भाई ऐसे में तो ये होगा कि यूनियन के पास पावर नहीं है टैक्स लगाने का और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी नहीं, तो ऐसे में जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है उसमें कोई टैक्स ही नहीं लगेगा, तो ओवरऑल जो टैक्स नेट है वो उससे बाहर हो जाएंगे। और ऐसे में अगर टैक्स ही नहीं लगेगा तो रेवेन्यू नहीं आएगा, और इतना ज़्यादा रेवेन्यू का नुकसान होगा। बाकी जगह लग सकता था ये रेवेन्यू, वेलफेयर एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते थे, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एडिशनल टैक्स तो ये लगा सकते हैं। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये पूरा हमारा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। आपको मेन्स में क्वेश्चन कैसा आ सकता है वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है। एग्जामाइन द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट रिगार्डिंग मिनरल राइट्स एंड रॉयल्टीज एज क्लैरिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ठीक, ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो और अपने नोट्स बना सकते हो। चीज़ें क्लियर है क्या? सो ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है प्यूबर्टी ब्लॉकर्स। इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, सो हम प्यूबर्टी ब्लॉकर ड्रग के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आर्टिकल से। न्यूज़ में क्यों है, कंटेक्स्ट देख लेते हैं। रिसेंटली इलॉन मस्क को आप जानते होंगे, टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ, उन्होंने कहा था कि उनका जो ट्रांसजेंडर चाइल्ड है उसकी हत्या वोक माइंड वायरस के कारण हुई है। सो वोक माइंड वायरस है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। वोक माइंड वायरस यार कुछ वायरस नहीं होता है। बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स या वेस्टर्न कंट्री में वोक एक स्लैंग की तरह यूज़ किया जाता है, और किसके लिए यूज़ किया जाता है? बेसिकली उन लोगों के लिए दोज आर अवेयर ऑफ एंड एक्टिवली अटेंटिव टू इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इश्यूज। जनरली आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो
लोगों के अधिकारों के बारे में हमेशा बात करते हैं, लड़ते रहते हैं। तो उन्हें कैटेगराइज कर दिया गया है और उन्हें एक स्लैंग में बोला जाता है कि ये वोक पीपल हैं। ठीक, तो बेसिकली जो बहुत ज़्यादा लिबरल होते हैं, बहुत ज़्यादा, उन्हें हम वोक कैटेगरी में डाल सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं यार जानवर को नहीं मारना चाहिए, आप वीगन फूड खाइए, है ना, आप वीगन बनिए, आप डेयरी प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल मत करिए। इस तरह की चीज़ें आपने एडवोकेसी करते हुए देखा होगा। इसके अलावा आपने ये भी देखा है यूनाइटेड स्टेट्स में आजकल मल्टीपल जेंडर्स हो गए हैं, LGBTQ+ इनके राइट्स को एडवोकेट किया जा रहा है। अगर कोई बच्चा बायोलॉजिकली एज अ मेल भी पैदा हो रहा है, तो अगर वो अपने आप को एज अ फीमेल आइडेंटिफाई करना चाहता है तो उसे फीमेल माना जाना चाहिए। और यही मेन इशू है। इलॉन मस्क का ये कहना है कि उनका जो बच्चा पैदा हुआ था 2004 में, जेवियर, एज अ बॉय पैदा हुआ था। उसके बाद उसने जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बच्चे की मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी ये बोल करके फादर की कंसेंट ले ली कि इसे प्यूबर्टी ब्लॉकर्स दे देना चाहिए। और उसके बाद 18 साल की उम्र के बाद वो जो बच्चा था जेवियर, वो अपना जेंडर चेंज करा लेता है और अभी एज अ फीमेल आइडेंटिफाई कर रहा है, जिसका नाम विवियन जेना विल्सन है। और अभी वो बिल्कुल अलाइव है। बस जो इलॉन मस्क हैं उन्होंने, है ना, फिगरेटिवली ये कहा था कि ये वोक माइंड वायरस के कारण उनके बच्चे की जान चली गई है ना। वो एक बायोलॉजिकली बॉय था, उसके बाद ये वायरस दिमाग में गया, वो आइडेंटिफाई कर रहा है, फिर ट्रांसजेंडर सर्जरी करा रहा है और उससे उनका बच्चा उनसे दूर चला गया। जो बच्ची है ना, जो ट्रांसजेंडर चाइल्ड है, उन्होंने कहा है कि इलॉन मस्क झूठ बोल रहे हैं, वो एक कोल्ड, अनकेयरिंग और नार्सिसिस्ट फादर है। सो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। नाउ प्यूबर्टी ब्लॉकर्स होता क्या है ये देख लेते हैं। दिस आर ड्रग्स दैट कैन डिले द चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी इन ट्रांसजेंडर एंड जेंडर डाइवर्स टीन। ड्यूरिंग प्यूबर्टी चाइल्ड बॉडी गोज थ्रू फिजिकल चेंजेस इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एन एडल्ट कैपेबल ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज इनिशिएटेड बाय hormonal signal from the brain to gonads, ovary in female and testicle in male. So बेसिकली प्यूबर्टी ब्लॉकर्स होते क्या हैं? जब आप प्यूबर्टी हिट करते हैं तो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा फिजिकल चेंज आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मेल हैं तो उनके जो चेहरा होगा उसमें हल्का हल्का बियर्ड आना शुरू हो जाती है। हालांकि 14 साल में तो नहीं आती, 15-16 साल से आपको बियर्ड दिखना शुरू हो जाएगी, आपके शरीर में बाल आना शुरू हो जाते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है बहुत तेज़ी से डेवलप होते हैं। वही महिलाओं में भी यही चीज़ आपको देखने को मिलती है। लड़कों की आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है ना। तो ये सारे एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं जब आप प्यूबर्टी हिट करते हैं। आपकी वो एज हो जाती है जब आप सेक्शुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। सो जो प्यूबर्टी ब्लॉकर होते हैं इस फिज़िकल चेंज को रोकने का काम करता है। सो ये जो फिज़िकल चेंज है वो होता कैसे? हार्मोन रिलीज़ होते हैं आपके ब्रेन से, वो हार्मोन आपके गोनाड्स तक पहुंचते हैं। और गोनाड्स मतलब ओवरीज इन फीमेल एंड टेस्टिकल इन मेल्स। और फिर उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बहुत तेज़ी से डेवलप होते हैं। अगर मैं इन हार्मोन के रिलीज़ को सप्रेस कर दूँ तो मैं पर्सन की जो प्यूबर्टी के कारण फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं उसको रोक सकता हूँ। कई बार जो टीन होते हैं उन्हें जेंडर डिस्फोरिया होता है। इट इज़ अ कंडीशन इन विच दे आर कन्फ्लिक्टेड बिटवीन द जेंडर असाइंड एट बर्थ एंड द जेंडर दे वांट टू अज्यूम। द मेडिकेशन इज़ प्रिस्क्राइब टू पॉज सेक्स हार्मोन्स। सो बेसिकली कई बार बच्चों को क्या होता है, जेंडर डिस्फोरिया। ये कंडीशन है जिसमें वो कन्फ्लिक्ट करते हैं उनके असाइन किए हुए जेंडर से और जो वो अज्यूम कर रहे हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को लगता है कि यार वो अपने आप को एज अ गर्ल फील करते हैं, एज अ गर्ल आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन वो उनमें जो बचपन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो बायोलॉजिकल ऑर्गन उन्हें मिले हैं बाय गॉड, है ना, वो मेल के हैं। तो कई बार ऐसे कन्फ्लिक्ट आने के कारण ये होता है कि वो इस तरह के प्यूबर्टी ब्लॉकर ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ड्रग होते हैं ये सेक्स हार्मोन्स को रिलीज़ होने से रोकते हैं। चीज़ें क्लियर है क्या? सो बेसिकली ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मैं फ़ीमेल, जब तक कि आप 14 साल के हैं तब तक कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिल्कुल डेवलप नहीं होते। तो लड़का लड़की एक ही जैसे ऑलमोस्ट होते हैं। लेकिन आप 14 साल के बाद प्यूबर्टी हिट करने के बाद देखेंगे कि आप में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। तो ऐसे में अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज अ फीमेल और आप हैं बायोलॉजिकल एज अ मेल, तो फिर आप अनकम्फर्टेबल हो सकते हैं अपनी आइडेंटिटी को लेके। आप एंशियस हो सकते हैं, आपको लग सकता है आपकी बॉडी आपसे बिट्रे कर रही है, आपको मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, मेंटल एंजाइटी हो सकती है। इसलिए डॉक्टर लोग फिर
प्रिफर करते हैं कि भाई प्यूबर्टी ब्लॉकर्स देने की ज़रूरत है। हालांकि इन ड्रग्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आजकल प्यूबर्टी ब्लॉकर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि है ना, मतलब मुझे तो नहीं समझ में आता यार, मतलब किसी को लग सकता है, लेकिन सबको ही लग रहा है आजकल यूनाइटेड स्टेट्स में, हर कोई जो है अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगा है। सो ऐसे में कई सारे जेंडर हो गए, थाई, दे, है ना, कुछ लोगों का जेन्यून होता है, लेकिन आजकल ये ट्रेंड भी बनता जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, है ना। और उसी को क्रिटिसाइज़ किया है यहाँ पर इलॉन मस्क ने। सो बेसिकली ये आपका जो प्यूबर्टी ब्लॉकर होते हैं वो स्लो कर देते हैं ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर्स, बॉडी हेयर, वॉइस डीपनिंग को प्रिवेंट करते हैं, और आपके जो पेनिस है उसकी लेंथ को, टेस्टिकल है उसकी लेंथ को, ये सारी चीज़ों को लिमिट करते हैं। वहीं महिलाओं में जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है उसको भी रोकता है। ये आपका प्यूबर्टी ब्लॉकर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये बेसिकली पूरा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।